खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि उनका कांग्रेस के कार्यकाल में चारों धामों के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी सरकार ने चारों धामों का तेजी से विकास किया है। बद्री केदार कॉरिडोर के साथ ही अब गंगोत्री यमुनोत्री कॉरिडोर भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से चार धाम यात्रा का संचालन हुआ, वो कांग्रेस को नहीं भा रहा है। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ और केदारनाथ उपचुनाव के लिए इस तरह के मुद्दों को बेवजह भुनाने का काम कर रही है। जब जब उनकी सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के लिए कुछ भी नहीं किया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण की बात करें या केदार घाटी के संपूर्ण विकास की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान की भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों धामों के विकास का कार्य हुआ है, लेकिन कांग्रेस केदारनाथ चुनाव को देखते हुए इस तरह के केवल सरकार की छवि और प्रदेश की छवि को खराब करने की और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है जिस तरह से आज कांग्रेस की पदयात्रा भी शुरू होने जा रही है, केदारनाथ बचाओ यात्रा, और तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष या फिर कह ले कि बीजेपी आरोपों की राजनीति भी अब करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर पूरी तरह से उन्होंने कह दिया है कि उपचुनाव को लेकर ये मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि आज से कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ पद यात्रा जो है हरि के पौड़ी से शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में जो ये यात्रा है वो चलेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस यात्रा के बाद प्रदेश में जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसने तूल पकड़ दी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है, जहां कांग्रेस एक और भाजपा पर जो है दिल्ली में निर्मित होने वाले केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर लगातार घेराव भाजपा का कर रही है, तो वहीं भाजपा जो है लगातार कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही है क्योंकि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के बाद निधन के बाद जिस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा खाली हुई है और उसके बाद लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही है कि केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए ही कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो पीक पर है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि ये चुनावी राजनीति नहीं बल्कि धर्म बचाओ की ये अभियान है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं दिल्ली में जो है केदारनाथ धाम के निर्माणाधीन मंदिर है उसका जो है भूमि पूजन और उसका शिलान्यास किया, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस हमलावर थी। तो आज से उसके बाद जो है आज से 15 दिवसीय जो कांग्रेस की पद यात्रा हरि की पौड़ी से और केदारनाथ तक है वो पैदल यात्रा आज से शुरू होने वाली है। हिमांशु, क्या माने कि जिस तरह से यात्रा होगी तो इसका कुछ विशेष लाभ भी यहाँ पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये तो कहना सही है कि उपचुनाव तो होने हैं, विधानसभा जो केदारनाथ है उस पर उपचुनाव होने हैं जल्दी, तो क्या माने क्या इसका फायदा भी अगर इस तरह के मुद्दे उठाती है तो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि हमने देखा है जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में स्थित केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार उस मुद्दे पर जो है भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि इस वर्ष चुनावी माहौल है, धर्म की राजनीति अब जो है प्रदेश में होने लगी है, तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति की दृष्टि से भी ये फैसला जो है बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और कहीं ना कहीं केदारनाथ विधानसभा क्योंकि पहाड़ी विधानसभा और ऐसे में तमाम विधानसभाओं से हालांकि ये यात्रा गुजरेगी, लेकिन केदारनाथ विधानसभा इसका एक मुख्य केंद्र बनेगा इस यात्रा का, तो कहीं ना कहीं वहाँ जरूर राजनीतिक फायदा मिल सकता है। बशर्ते बात यह है कि कांग्रेस किस प्रकार से इस मुद्दे को जो है जनता के समक्ष रखेगी और किस प्रकार से जो है केदारनाथ बचाओ यात्रा का एक संदेश कांग्रेस जो है जनता को देगी, वो एक देखने वाली बात होगी। अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस उस संदेश को देने में अगर सफल होती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है जिस प्रकार से 2 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उस प्रकार से बनाती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा जरूर कांग्रेस को मिल सकता है। अच्छा, जिस तरह से केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे शंकराचार्य हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सोने की चोरी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में सत्ता पक्ष क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसमें कोई कार्रवाई होगी या फिर कोई जांच होगी?
ये बिल्कुल सोने चोरी का जहाँ तक मामले की बात है तो उस पर बीकेटीसी के अध्यक्ष जो अजेंद्र जय उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पहले के 1000 किलो चांदी 240 किलो जो है चांदी की प्लेट लगी थी उसको उसका ही आकलन करके कांग्रेस इस बात को कह रही है कि 240 किलो चांदी लगा है, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि केदारनाथ मंदिर में 1000 किलो तांबे की प्लेट है और उसके बाद जो है 23 किलो के करीबन जो है सोने की उस पर परत चढ़ाई गई है। और इसके बावजूद भी अगर किसी को शंका है कि 240 किलो सोना था तो वो किसी जो है ऑथोराइज्ड कमेटी से उसकी जांच कराएं और जांच के बाद अगर परिणाम उनके पक्ष में होंगे, अगर वो ये साबित करने में जो है सफल हो जाते हैं कि 240 किलो है सोने की चोरी हुई है तो उसके बाद कमेटी हो या जो मंदिर समिति के विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई होगी। अन्यथा मंदिर समिति लगातार इस बात को कह रही है कि आप जो है बेवजह आरोप ना लगाएं और बेवजह आरोप लगाने वालों पर जो है अब जो है कानूनी कार्रवाई करने के आदेश कहीं ना कहीं अब मूड में जो है मंदिर समिति दिख रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश कर दिया है। उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। बिहार आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता राशि की घोषणा की और उत्तराखंड के बारे में कहा गया है कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान में सरकार मदद करेगी। बजट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि बुलेट ट्रेन 15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार की बात भी की गई थी, कुछ मिला है क्या? जो बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट है, दूरदर्शी है। बजट ऐतिहासिक है या नहीं ये देश की जनता तय करेगी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा यही वजह है कि तीसरी बार देश की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है। बीजेपी की सरकार में भारत सभी तरह से मजबूत हुआ है। भारत के समग्र विकास को सुनिश्चित करने वाला ये बजट, साथ ही इस बजट में युवाओं, अन्नदाता, किसान, मातृशक्ति, विद्यार्थियों के साथ ही सभी वर्गों के हितों की पूर्ति करने के साथ ही प्रधानमंत्री के विजन विकसित भारत 2047 को सार्थक प्रदान करने में ये बजट काफी सहायक होगा। Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है, उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। जनता ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार इसलिए देश में सेवा का अवसर दिया, सरकार बनाई। संवेदनशील और सर्वांगीण दृष्टि से काम करने वाली और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने वाली ये सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करती रही है और 10 वर्षों में भारत हर दृष्टि से मजबूत हुआ है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में, और चाहे गरीब का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने का क्रम रहा हो, ये क्रम निरंतरता से पिछले 10 सालों में चला है। इस बार का जो ये बजट है इसकी 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जिनमें सभी सेक्टरों को शामिल कर भारत के समग्र विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है और इसमें एक ही हेतु है कि भारत 2047 तक दुनिया का विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने और जो पिछले 10 सालों में तेजी से विकास की यात्रा चली है वो यात्रा और तेज गति से आगे बढ़े। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट से उत्तराखंड को काफी लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में आने वाले 5 साल राष्ट्र के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वर्णिम पल है। इन्हीं के माध्यम से सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्णता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बजट राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जो 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं उसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और इस बजट में चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उस योजना को भी विस्तार दिया गया है और उसको जो 3 चरणों में ये योजना अभी तक काम कर रही थी उसको चौथे चरण में लाया गया है। और इससे निश्चित रूप से हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि दैवीय आपदा की वजह से हर साल उत्तराखंड को काफी नुकसान होता है, लिहाजा इस बार के बजट में इसे लेकर सहायता देने की बात कही गई है। विपक्ष के आरोप पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के लोग निराशा में हैं, इसलिए उनको बजट में कुछ नहीं दिखाई देता है। जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। बजट को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं, तो इधर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पीएम मोदी का फंड जो है वो किसी को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, अग्निवीर योजना को सुधारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करण माहरा ने कहा कि स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोजगार, मेक इन इंडिया का सपना दिखाने वालों से पूछा नहीं जाए, इसलिए ये लोग 2027 का सपना दिखा रहे हैं। फंड देना अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो लेखा जोखा है वो किसी को मिलता नहीं। वो बड़ा चिंता का विषय है। जो फंड आ रहा है वो हमको पूरा हमारे को मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसकी हम जांच नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमको बड़ी उम्मीदें थी कि पुरानी पेंशन बहाली पे कुछ ना कुछ चर्चा को उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। हमको उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को कैंसिल किया जाएगा या उस पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। सपना दिखाया गया है 2047 का, ताकि अब लोग बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख की बात ना करें, मेक इन इंडिया की बात ना करें। तो 2047 तक का छुट्टी मांग ली आप सबसे कि ना प्रेस मीडिया कुछ पूछ सके, ना विपक्ष कुछ कह सके। तो ये केवल और केवल आंख में धूल झोंकने का है और ऐसा सपना दिखाया गया है जो शायद ही कभी पूरा हो सके। बजट में वित्त मंत्री ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान में सरकार मदद करेगी। असम, उत्तराखंड, सिक्किम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता की जाएगी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, इसे लेकर सबकी अपनी अपनी दलीलें। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ
दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्ग बाधित, बिशनपुर, नेताला और सेंज के पास मार्ग बंद, डाबरकोट के पास भी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। हाईवे को सुचारू करने की कार्यवाही लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डाबरकोट के पास भी मलबा आने से पूरी तरह से रास्ता बाधित हो गया है। ऐसे में हाईवे को सुचारू करने का काम भी लगातार प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। लगातार मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है और भारी भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? अभी कौन कौन से मार्ग बाधित हैं और अभी किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की यात्रा को खोलने के लिए? जी बिल्कुल उत्तरकाशी जनपद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है लगातार जो है रात को भयंकर बारिश हो रही है, जिसके कारण से जो है जगह जगह जो है मार्ग बंद हुए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वो डाबरकोट के पास बंद था, जिसको जो है अभी खोल दिया गया। लेकिन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सैंट बिशनपुर के पास जो लगातार कई दिनों से टूट रहा है और कल रात को वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है मलबा आ गया है, जिसको खोलने में जो है समय लग सकता है। और प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पे जो है तीर्थ यात्रियों से अपील की गई कि वो जहाँ पे है वहीं पे सुरक्षित रहे, क्योंकि मार्ग खोलने में टाइम लगेगा। और अभी जो है वहाँ पे दोनों तरफ से जो है गाड़ियों की जो है लंबी लंबी लाइनें लगी है। लेकिन DRF की जो है 20 लोगों की टीम BRO के साथ वहाँ पे मार्ग खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन मार्ग खोलने में समय लग सकता है। जी तो अभी क्या माने दीपक, अभी किस तरह की यात्रा के लिए आवाजाही सुचारू है? अभी जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं अगर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो लगातार 3 दिन से हो गए, 3 दिन से लगातार वहाँ पे टूट रहा है, जिसके कारण से जो है जो यात्री जो है सुबह जो है वहाँ पे जाता तो दिन तक जो है मार्ग खुलता है, कम से कम उसके 4-5 घंटे जो है वैसे बर्बाद हो जा रहे हैं। लेकिन जो है इस समय कांवड़ी यात्रा भी चल रही है और वहाँ पे से जो कांवड़िया गुजर रहे हैं उनको भी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिलहाल जो है जो 4 धाम यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा जो है परेशानी आ रही है। जी अब यात्रा को खोलने के लिए या फिर सड़क मार्ग को सुचारू करने के लिए किस तरह की प्रशासनिक टीमें लगी हुई हैं? क्या कुछ पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कहां कहां पर हम JCB लगा करके मलबा हटा सकते हैं, या फिर जो रास्ते बाधित हैं उनको कब तक खोला जा सकेगा? क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस बारे में? जी विशाल, बिल्कुल अगर मैं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है BRO के पास आता है और BRO की टीम जो है वहाँ पे लगातार उनके जो है JCB वगैरह लगे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि वहाँ पे जो है जिला प्रशासन और TRF की टीमें भी जो है वहाँ पे पहुंची है और वो भी जो है मार्ग खोलने में लगे। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि उसको खोलने में जो काफी समय लग सकता है, लगभग 3 से 4 बज सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। टनकपुर में बारिश के चलते घसियारा मंडी में नाला उफान पर आने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, जिसके बाद DM के निर्देश पर SDM आकाश जोशी के नेतृत्व में टीम ने बचाव और राहत कार्यों के साथ ही प्रभावितों को मदद भी उपलब्ध कराई है। साथ ही सिंचाई विभाग की ओर से किरोड़ा नाले में डायवर्जन का कार्य भी किया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार घसियारा मंडी में नाले की सफाई का कार्य के अतिरिक्त नाले से अतिक्रमण हटाने का काम भी लगातार जारी है, जिसके तहत टीम ने घसियारा मंडी नाले की सफाई और नाले में किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया। इसको लेकर SDM ने बताया है कि अभी तक इस प्रकार के लगभग 12 अतिक्रमण